कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी की बड़े नेताओं के साथ बैठक। मंत्रियों से विभागों के कामकाज का पीएम मोदी ने लिया ब्यौरा। बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत कई मंत्री मौजूद थे। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले का आरोपों से ट्रस्ट का इनकार। 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने जारी किया बयान। कहा, जमीन मार्केट रेट से कम पर खरीदी गई। पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन खरीदी। बैंक में सभी रिकॉर्ड दर्ज हैं। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने एबीपी न्यूज से कहा, जमीन की खरीद फरोख्त में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ट्रस्ट को जमीन मार्केट रेट से कम पर बेची है। कांग्रेस ने राम मंदिर के कथित जमीन घोटाले पर पीएम मोदी से मांगा जवाब। कहा, घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी करे। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित जमीन खरीद घोटाले पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के करीब महिला कांग्रेस की कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण के नाम पर शुरू से ही भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एक और झटका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपति पारस को एलजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी। बगावत के बाद पशुपति पारस का दावा। बोले, भाई की मौत के बाद पार्टी बिखर रही थी। मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं, बचाया है। चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के 4 सांसदों के साथ अलग होने के बाद दिखा बदलाव। पटना में एलजेपी मुख्यालय पर पशुपति पारस के नाम के साथ लगा अध्यक्ष का साइन बोर्ड। पार्टी में बगावत के बाद चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने पहुंचे थे, लेकिन 20 मिनट बाद खुला घर का दरवाजा। 1 घंटे घर के अंदर इंतजार करने के बाद भी नहीं हुई मुलाकात। एलजेपी में फूट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। बोले, यह चिराग पासवान की अनुभवहीन राजनीति का नतीजा है। अगर वो एनडीए के साथ चुनाव लड़ते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। एलजेपी में टूट के बाद बिहार कांग्रेस में टूट की अटकलें तेज। सभी 19 विधायकों को पटना बुला सकती है पार्टी। एलजेपी में टूट पर बोले कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा। कहा, जेडीयू पार्टियों को तोड़ने में लगी रहती है। दिल्ली में यूपी को लेकर लगातार जारी मंथन के बीच फिर गरमाया अलग राज्य की मांग का मुद्दा। पूर्व बीजेपी सांसद गंगाचरण राजपूत ने उठाई अलग बुंदेलखंड की मांग। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अब बदलेगा गुजरात। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक आज। कोरोना काल के दौरान की स्थिति की होगी समीक्षा। संभावित तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा होगी। राजस्थान में बीएसपी से कांग्रेस में गए विधायकों के नाखुश होने की खबर। 6 में से 3 विधायकों ने बैठक की। मंत्रिमंडल विस्तार की उठाई मांग। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिला। कानून व्यवस्था और चुनाव के बाद हिंसा का मुद्दा उठाया। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मेरे खिलाफ 90% केस झूठे हैं। सीबीआई जांच की मांग करता हूं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आईपीएस तक को डरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लागू होगी 1 नेशन 1 राशन कार्ड योजना। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। धारा 370 को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और मांगे कमजोर हुई। हम बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं देंगे। टूलकिट केस में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक। पंजाब के पूर्वी सीएम प्रकाश सिंह बादल 16 जून को कोटकपुरा पुलिस फायरिंग केस में एसआईटी के सामने नहीं होंगे पेश। अकाली दल ने जांच को राजनीतिक बदला करार दिया। समाजवादी पार्टी के 25,000 के इनामी नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हुए। इटावा कचहरी में सरेंडर करने पहुंचे धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने पकड़ा। और चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में।
पश्चिम बंगाल में कुछ ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 जुलाई तक बढ़ाया गया। बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवा बंद रहेंगी। दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने कल से सभी राष्ट्रीय स्मारकों को खोलने की इजाजत दी। कोरोना नियमों का पालन करना होगा जरूरी। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के ट्रायल के लिए आज से शुरू होगी स्क्रीनिंग। अभी तक 12 से 18 साल के बच्चों पर चल रहा था ट्रायल। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। 64 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। देश में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा ने अपना रूप बदला। वेरिएंट के नए रूप का नाम डेल्टा प्लस है। वैज्ञानिकों ने कहा, चिंता की बात नहीं। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 74 दिन बाद 24 घंटे में 70,421 नए केस आए सामने। 3,921 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 25 करोड़ 48 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 131 नए मरीज मिले। 16 लोगों की मौत। दिल्ली में अब सिर्फ 3,226 एक्टिव केस। संक्रमण दर घटकर 0.22% हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 529 नए मरीज सामने आए। इलाज के बाद 725 लोग ठीक होकर घर लौटे। 19 लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई के धारावी इलाके में पहली बार एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। बीएमसी और प्रशासन ने कहा, बड़ी उपलब्धि। मुंबई में बीएमसी ने जारी किया आदेश। वैक्सीनेशन सेंटर पर राजनीतिक पार्टी के पोस्टर लगाने पर रोक। पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई। होटल इंडस्ट्री पर कोरोना लॉकडाउन की मार। मुंबई में 5 स्टार होटल हयात रिजेंसी कॉर्पोरेशन बंद करने का फैसला। हजारों की संख्या में लोग हुए बेरोजगार। फैसले के खिलाफ कामगार संगठन ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। हरियाणा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए लड़ाई की तैयारियां तेज। आज से राज्य में शुरू होगा सीरो सर्वे। बच्चों और किशोरों को भी किया जाएगा शामिल। यूपी में एटा के जलेसर में से बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के स्वागत में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। टूडला रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क के दिखे सैकड़ों समर्थक। नेताजी गले मिलते नजर आए। यूपी के बिजनौर में ग्राम पंचायत सदस्य की जीत की खुशी में निकला विजय जुलूस। कोविड प्रोटोकॉल से बेपरवाह दिखे समर्थक। पुलिस ने 100 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। यूपी में दुकान, मकान या जमीन खरीदने से पहले डीएम को आवेदन देना जरूरी। नए प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी। खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री के लिए स्टैंप शुल्क को डीएम ही तय करवाएंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे चुनाव। बिहार के सुपौल में फिल्मी अंदाज में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। भरी पंचायत ने सुनाई फेसबुक से शुरू हुई प्यार की दास्तां। पंचायत ने शादी पर मुहर लगाई। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान 2 फायरकर्मी जख्मी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हरसोरिया हेल्थ केयर कंपनी में लगी भीषण आग। 4 कर्मचारियों के झुलसने की खबर। आगरा में खेलते वक्त बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को बचाया गया। 9.5 घंटे तक एनडीआरएफ और सेना के साझा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिवा पूरी तरह सुरक्षित। राजनीति की हर चाल 1.5 चाल ही होती है, जो मौजूदा समय में ना दिखे और ना समझ आए, लेकिन उसका परिणाम निश्चित हो। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को लेकर भी कुछ ऐसा ही कहा जा सकता है। एलजेपी में आए तूफान की कहानी कब और कैसे शुरू हुई और इसका परिणाम क्या होगा, रिपोर्ट देखिए। चिराग पासवान जी हमारे परिवार के, हमारे भतीजा भी हैं, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी तक हैं। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। मौजूदा हालात को देखें तो दिवंगत नेता रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी पर ये शेर बिल्कुल फिट बैठता है।
पासवान की खड़ी पार्टी में आग लग गई है पासवान परिवार के ही चिराग से। सोमवार की सुबह चिराग को झटके पर झटके मिलते रहे। पहले करीब 20 मिनट तक चाचा पशुपति के दरवाजा खोलने का इंतजार करते रहे और फिर मुलाकात भी नहीं हो पाई। रात होते होते चिराग को एक और झटका लगा जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपति पारस को लोकसभा में एलजेपी नेता के तौर पर मान्यता दे दी। मुझको कोई आपत्ति नहीं है, दल में रहे, मुझको कोई आपत्ति नहीं है। मुझको चिराग पासवान से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। मैंने स्वयं आपको कहा कि मैं पार्टी तोड़ा नहीं हूँ। पार्टी ओरिजिनल पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी है, ये लोक जनशक्ति पार्टी रहेगी। उसको चिराग पासवान जी आगे रहे। चिराग के अलावा पार्टी के सभी 5 सांसद आज चिराग के खिलाफ खड़े हैं। इस सारे झगड़े की जड़ की शुरुआत को समझना है तो आपको बिहार चुनाव तक चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री के पास विजन नहीं है, सैचुरेशन पर है और युवा विरोधी सोच है हमारे मुख्यमंत्री की। मेरे खिलाफ बोल करके कोई आगे बढ़े तो हम उसको बधाई देते हैं। इतना बड़ा घोटाला हो रहा है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, बिहार के हर एक आदमी को पता है। जब सबको पता है और मुख्यमंत्री को नहीं पता, संभव ही नहीं है। खुद को एनडीए का हनुमान बताने वाले चिराग ने नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले किए और चिराग इस बात से खुश भी थे कि उन्होंने नीतीश को नुकसान पहुंचाया। जदयू को नुकसान करने में लोक जनशक्ति पार्टी कितनी सफल हुई है, ये बात छुपी तो है नहीं। जनता दल यूनाइटेड को किस तरीके से नुकसान पहुंचे, मैं शुरू से मेरा लक्ष्य था और इसी लक्ष्य के साथ मैं चुनाव में उतरा था और मुझे खुशी है कि उस लक्ष्य को हम लोग पूरा कर पाए। चिराग समझते रहे कि उन्होंने नीतीश का खेल कर दिया, लेकिन राजनीति में नए चिराग समझ ही नहीं पाए कि कब उनके साथ खेल हो गया। चिराग जिस नीतीश के विरोध में सारी रणनीति बनाते रहे, आज उनके परिवार और उनकी पार्टी के नेता उसी नीतीश की तारीफ कर रहे हैं। हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष है। आरोप लग रहे हैं कि दिल्ली के इस तमाशे की स्क्रिप्ट पटना में लिखी जा रही थी। जो कुछ लोक जनशक्ति पार्टी में बिहार में हो रहा है वो पशुपति पारस जी को आप ब्लेम नहीं करें या 5 सांसदों को भी। इसकी स्क्रिप्ट तो एक अन्य मार्ग से लिखी जा रही है। चिराग की राजनीति बुझाने के लिए इशारा नीतीश की तरफ इसलिए भी किया जा रहा क्योंकि नीतीश के सबसे खासम खास ललन सिंह भी पशुपति पारस की बैठक में मौजूद थे। हालांकि जेडीयू इसे चिराग पासवान का सेल्फ गोल बता रहा है। नहीं, जेडी को क्या जरूरत काम करने की, उन्होंने खुद ही अपने बंगले में आग लगा दी है। हमें जरूरत ही नहीं है। हाँ, बुझा नहीं रहे हम, ये सही है, लेकिन आग तो उन्होंने खुद ही लगाई है। अगर विधानसभा का चुनाव उन्होंने एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ा होता तो उनके आज कम से कम 20-25 एमएलए होते, तो ना टूट होती ना बगावत होती। पासवान की पार्टी में इस ड्रामे का पर्दा अभी गिरा नहीं है। पशुपति पारस आज सांसदों के साथ पटना पहुंचेंगे और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे। इधर एलजेपी में हुए सियासी संग्राम के बाद बिहार में कांग्रेस विधायकों में भी टूट की अटकलें तेज हो गई हैं। कांग्रेस के सभी 19 विधायकों को आज पटना बुलाया जा सकता है। राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वालों में एक नाम है सुल्तान अंसारी का। विवाद सामने आने के बाद से ही सुल्तान अंसारी ने चुप्पी साध रखी थी। एबीपी न्यूज पहला चैनल है जिसने कैमरे पर उनका पक्ष जाना और सुल्तान अंसारी का कहना है कि जमीन की खरीद फरोख्त में कोई हेराफेरी नहीं हुई है और उन्होंने ट्रस्ट को जमीन मार्केट रेट से कम में बेची है। सुल्तान अंसारी एबीपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि आखिरकार ये पूरा विवाद क्या है, ये पूरा घटनाक्रम क्या है। ये बताइए कि जो लैंड कहा जा रहा है कि 2 करोड़ रुपए की आपने खरीदी, उसको कुछ मिनटों बाद 18.5 करोड़ में बेच दिया गया। ये पूरा मामला क्या है, क्यों इतनी महंगी लैंड बिक गई, कैसे इतने दाम बढ़ गए? पहली बात तो हम इस बात का बहुत खंडन करते हैं, इस बात को बिल्कुल सरासर गलत साबित करते हैं कि कोई भी ज़मीन जो है 5 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपये नहीं हो सकती और न ही ज़मीन है, न तो इस तरह से किया गया है। ये ज़मीन हम लोगों ने सन 2011 में एग्रीमेंट कराया था और जिसकी ये प्रति जो है सन 2011 की, ये देखिए डेट है 4/3/2011 की है। 2011 में ये एग्रीमेंट कराया था। ये एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ है? ये एग्रीमेंट हमारे पिताजी हैं, मोहम्मद इरफान उनके, रवि मोहन और उसके बाद हरीश पाठक जी के और कुसुम पाठक जी के नाम से हुआ था। जी फिर क्या हुआ? ये 2011 का आपका एग्रीमेंट है और 2021 में रजिस्ट्री हो रही है, ये 10 साल क्या होता रहा? क्योंकि इस दौरान जो है ज़मीन पे मुकदमेबाजी थी तो इसलिए ज़मीन जो है बेची नहीं जा सकी। तो जब इस ज़मीन का एग्रीमेंट ख़त्म होने लगा तो सन 2014 में इसी को हम लोगों ने रिन्यूअल कराया। अच्छा, क्या विवाद था इसको, किससे इसकी विवाद चल रहा था इस लैंड को लेकर के, क्यों नहीं बेची जा सकती?
इस ज़मीन का विवाद वह बोर्ड से चल रहा था, जबकि वह बोर्ड ने बिल्कुल लिखित रूप से ये बाद में जब मुकदमे के दौरान उन्होंने लिख के दिया कि यह ज़मीन वह बोर्ड की नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक वो लिख के दिया है, वो हमारे पास मौजूद है उसका भी। उसके बाद सन 2014 में भी सब जब नहीं निपटा तो धीरे धीरे जब वो विवाद चलता हुआ 2019 में हम लोगों ने इसको दोबारा से एग्रीमेंट ये फिर करा लिया। जी मुझे सिर्फ ये बता दें कि 2011 में जब आपका एग्रीमेंट हुआ था तब इस प्लॉट की कीमत क्या थी? तब इस प्लॉट की कीमत जो है 1 करोड़ रुपए में सौदा तय हुआ था, जिसमें से 10 लाख रुपए जो है पेशगी के तौर पे दिया गया था। जी। अच्छा, उसके बाद फिर आपका लास्ट जो एग्रीमेंट है वो किस सन का है? वो सन 2019 का एग्रीमेंट है। 2 साल हो गए उसको किए हुए। तब आपका एग्रीमेंट कितने पैसे में हुआ? तब ये 2 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसमें 50 लाख रुपए पेशगी के रूप में ये दिया गया था। उसकी ये पूरी डिटेल ये है। अच्छा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट को ये ज़मीन बेचने की बात कब हुई? आज से लगभग 2-3 महीने पहले कई चक्रों में बात हुई। लेकिन एक बात ये भी कही जा रही है कि शाम को 5 बजे जब सारा रजिस्ट्री ऑफिस बंद हो जाता है, ऑनलाइन रजिस्ट्री बंद हो जाती है, एग्रीमेंट होना बंद हो जाता है, उस वक्त इसको क्यों रजिस्टर्ड कराया गया? कोई खास वजह थी? कुछ जल्दबाजी थी? नहीं, जल्दबाजी की कोई बात नहीं है। असल में दिन में काफ़ी वहाँ कचहरी में भीड़ रहती है, काफ़ी लोग रहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है। हम लोग का बैनामा लिख के रख गया। हम लोग अगर उसको बैनामा कराए हैं तो रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्रार के सहमति से ही कराया है, कोई ये तो है नहीं कि अलग से करा लिए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। सुल्तान अंसारी हैं, खासतौर पर एबीपी न्यूज़ के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में ये बता रहे हैं कि कहीं कोई हेरफेर नहीं है। दावा ये भी कर रहे हैं कि जिस लैंड को इन्होंने 18.5 करोड़ में सेल किया है उसकी मार्केट कॉस्ट इससे भी दोगुनी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, अयोध्या। कोरोना के केस भले ही अब कम हो रहे हों, लेकिन मरने वालों का आंकड़ा अभी भी बढ़ रहा है और इसके पीछे है वो खतरनाक डेल्टा वेरिएंट, जिसकी वजह से दूसरी लहर में ये तबाही आई। लेकिन अब डराने वाली बात यह है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट में भी बदलाव हो गया है और अब ये डेल्टा प्लस वेरिएंट हो गया है। डेल्टा और डेल्टा प्लस में फर्क ये है कि नया वाला वेरिएंट और ज्यादा खतरनाक और संक्रामक है। एक करोड़ 60 लाख लोगों को संक्रमित करने वाली इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा? 1,80,000 लोगों को मारने वाली कोरोना की इस दूसरी लहर को कौन भूला होगा? कौन भूला होगा वो दहशत, वो अपनों को खोना या खोने का डर? एक एक सांस के लिए संघर्ष करते लोग, अस्पतालों के लिए तड़पते भटकते और मरते लोग, सब याद है। देश ने अब तक डेल्टा वेरिएंट का कहर देखा, लेकिन बुरी खबर यह है कि अब डेल्टा प्लस भी कहर बरपाने को तैयार है। डेल्टा प्लस कोरोना वायरस का ही एक और वेरिएंट है, जो डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में कोरोना की दूसरी लहर में जो तबाही हुई है, उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट ही जिम्मेदार है। लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। वायरस के डेल्टा वेरिएंट से ही डेल्टा प्लस निकला है। यह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कॉकटेल दवा के प्रभाव को कम कर सकता है। अब तक कोरोना के खिलाफ यह कारगर मेडिकेशन माना जाता है। यह वेरिएंट संक्रमित लोगों के लिए और खतरनाक माना जा रहा है। इस वेरिएंट से दोबारा संक्रमण के ज्यादा चांस बन सकते हैं। 7 जून तक भारत में इस नए वेरिएंट डेल्टा प्लस के 6 केस आए हैं। ऐसा नहीं है कि भारत में ये कहर रुक गया है। देश में अभी भी एक खतरनाक वायरस लोगों की जान ले रहा है। हालांकि पिछले 39 दिनों से लगातार संक्रमण के केस कम हो रहे हैं, लेकिन कोरोना के चलते मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। दूसरी लहर में 7 मई 2021 को सबसे ज्यादा कोरोना केस आए थे, 4,14,188। इसके बाद संक्रमण के केसेस में लगातार गिरावट आई और आज यानी 14 जून को केस आए 70,421। यानी पिछले 39 दिनों में कोरोना के संक्रमण के मामलों में 83% की गिरावट हुई। अब जरा मृतकों की संख्या देखिए। 7 मई को कोरोना से एक दिन में 3,915 लोगों की मौत हुई थी, जबकि आज भी 3,921 लोगों की मौत हुई। यानी मृतकों की संख्या में 0.15% की बढ़ोतरी है। जबकि अगर हम पहली लहर से इसकी तुलना करें तो 17 सितंबर 2020 को जब पीक आया था
तो 97,894 केस थे। ठीक 39 दिनों के बाद यानी 25 अक्टूबर को 50,129 केस हो गए, यानी 49% की गिरावट। इसी तरह से 17 सितंबर को 1132 लोगों की मौत हुई थी। 25 अक्टूबर को 578 लोगों की मौत हुई, यानी मरने वालों की संख्या में भी 49% की गिरावट आई। जिन राज्यों में अनलॉक हो रहा है वहां लगातार मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, जो डराने वाले हैं। जैसे महाराष्ट्र, जहां 10 जून को 1915, 11 जून को 2619, 12 जून को 1966 और 13 जून को 2771 लोगों की मौत हुई। यह संख्या बहुत ज्यादा है। इसके बावजूद राज्यों में अनलॉक हो रहा है। जैसे दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट और बाकी दुकानें भी खुल गई। दिल्ली में आज से रेस्टोरेंट खुल रहे हैं 50% कैपेसिटी के साथ। पंडारा पार्क इलाके में इस समय मौजूद हैं, जो अपने खाने के लिए ईटरीज यहाँ पर विशेष तौर पर जानी जाती हैं। और यहाँ पर क्या इंतजाम किए गए हैं? अनलॉक होने के साथ साथ प्रिकॉशंस रहने जरूरी हैं ताकि फिर से ना फैले। उसके लिए हमने स्पेशल डिस्टेंस रख के टेबलों पे 50% सीटिंग के हिसाब से इसको खोल रहे हैं। साथ हमने ये भी एक ध्यान दिया कि अगर कोरोना के लिए जैसे हमने एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया। इम्यूनिटी बूस्टर एक डिप है, एक हरी चटनी तो हम रेगुलर देते हैं, एक इम्यूनिटी बूस्टर डिप है जिसमें हमने हंग कर्ड में गार्लिक, काली मिर्च, जो जो चीज़ें इसके लिए अच्छी होती हैं इम्यूनिटी के लिए, वो सब डाल के एक अलग से डिप तैयार की है। जितना भी स्टाफ है सारा RT-PCR टेस्ट कराने के बाद ही आते हैं। जितने भी लोग हैं सब अपना नेट कैप, मास्क और ग्लव्स सारी चीज़ें पहन के ही काम कर रहे हैं। समय समय पर आप लोग सैनिटाइजेशन वगैरह भी करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। और जितने भी 45 से ऊपर स्टाफ है उनका वैक्सीनेशन हो चुका है। 18+ का ऑलरेडी स्लॉट ले चुके हैं। दिल्ली के कनॉट प्लेस में तो इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है कि शोरूम में काम करने वाले कर्मचारियों का टीकाकरण हो गया हो। इसीलिए शोरूम के बाहर कर्मचारियों के टीकाकरण के पोस्टर भी लगे हैं। दिल्ली का दिल कहलाता है कनॉट प्लेस, और कनॉट प्लेस के ये गलियारे जो हैं लोगों से हमेशा गुलजार होते हैं। आज पहला दिन है जब तमाम दुकानें खुली हैं, इसलिए ऑड इवन का नियम जो लागू किया गया था बीते एक हफ्ते में, उसको खत्म कर दिया गया है। लेकिन ग्राहक जो है अभी उतने ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे हैं। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। यही वजह है कि कनॉट प्लेस में जो ट्रेडर्स एसोसिएशन है उन्होंने अपने स्टाफ को पूरी तरह से वैक्सीनेट किया है। और जिस भी शोरूम के बाहर सारा स्टाफ जहां पर जिस शोरूम में वैक्सीनेटेड है उसके बाहर आपको इस तरह के पोस्टर्स लगे दिखाई दे जाएंगे। आपको इस बात की चिंता नहीं होगी कि संक्रमण यहाँ पर ज्यादा फैलेगा, क्योंकि वैक्सीनेशन सबसे अहम हथियार है। और जब आप अंदर आएंगे तो सैनिटाइजेशन आप भूल नहीं सकते, मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो अंदर आते ही सबसे पहले हाथों को सैनिटाइज करना है। कोई भी कस्टमर आता है अगर अंदर, और यहाँ पर आप टेम्परेचर अपना चेक करा सकते हैं। शहर भले ही अनलॉक हो रहे हों, लेकिन हकीकत यह है कि वैक्सीनेशन भी कोरोना से बचाने की गारंटी नहीं है। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का इस्तेमाल करना नहीं छोड़ना होगा। तो अंजलि ने आपको अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि अनलॉक के बाद दिल्ली के अलग अलग हिस्सों से किस तरह की तस्वीरें सामने आई, और कल अनलॉक के बाद किस तरह की तैयारियां रेस्टोरेंट्स में की जा रही हैं, इसका जायजा हमने दिन भर लिया। जी हाँ, एशिया का सबसे बड़ा स्लम मुंबई का धारावी इलाका एक बार फिर चर्चा में है। चर्चा की वजह है इसका मॉडल, जिससे कोरोना के केस 0 तक पहुंच गए हैं। अगर कोरोना पर काबू पाना है तो दूसरे राज्यों को भी धारावी से कुछ सीख ले लेनी चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा स्लम कहे जाने वाला मुंबई का धारावी इलाका दुनिया की सबसे ज्यादा घनी शहरी बस्तियों में से एक। धारावी का कोरोना मॉडल चर्चा में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पिछले 24 घंटे में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया। कोरोना से धारावी की जंग कई मायनों में अहम है। मुंबई का धारावी इलाका एशिया का सबसे बड़ा स्लम एरिया है। यहाँ 2 किलोमीटर के अंदर करीब 6.5 लाख लोग रहते हैं, जिसके लिहाज से यहाँ कोरोना की गाइडलाइन फॉलो करना बेहद मुश्किल रहता है। कोरोना की शुरुआत से ही यहाँ मामले बढ़ते गए, जिसके बाद धारावी कोरोना का हॉटस्पॉट भी बना रहा। ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया गया। आखिरकार यहाँ कोरोना को मात देने में सफलता मिली। पिछले साल से लेकर ये 7वां मौका है जब किसी एक दिन यहाँ कोरोना का एक भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ। धारावी के कोरोना को मात देने के मॉडल की विश्व स्वास्थ्य संगठन भी तारीफ कर चुका है। कोरोना के मामले शून्य पहुँचने पर धारावी के लोगों में भी खुशी देखी जा रही है। हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है। कम आया केसेस वगैरह तो बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी बात है। अच्छा है, इसके लिए क्या कहने का, खत्म हो गया तो अच्छा है ना। लॉकडाउन खुल जाएगा तो हम लोग और फायदा होगा थोड़ा बहुत। धारावी के अंदर
कोरोना का जैसा अभी कोई ये नहीं है, लहर नहीं है। आए मतलब पब्लिक का ज्यादा भीड़ है, आए नहीं, भीड़ नहीं है। तो वहीं मुंबई महानगर पालिका और प्रशासन इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। मेरी फैमिली, मेरी जिम्मेदारी, ये दायरे में रह के धारावी करके दिखाते। कितने भी छोटे जगह में रहते, लेकिन सिविक्स सेंस जो है, हमें पता है, हमें हमारी हिफाजत हम कैसे खुद करें, तो वो लोगों ने करके दिखाया। वैसे तो मुंबई में कोरोना का प्रकोप धीमा पड़ता दिख रहा है, लेकिन धारावी जैसी घनी आबादी वाली बस्ती में कोरोना के आंकड़े का शून्य दर्ज होना दूसरे राज्यों के लिए सीख और कोरोना से जल्द ही मुक्ति पाने की आशा भी जगाता है। आप जानते हैं देश में स्वास्थ्य विभाग का बुरा हाल है, ये किसी से छिपा भी नहीं है। इसमें भी यूपी और बिहार के गाँव में तो स्वास्थ्य सुविधाएं राम भरोसे ही है। दो तस्वीरें, दो राज्य, दो स्वास्थ्य सेवाएं, लेकिन कहानी एक, कहानी बदहाली की, कहानी लापरवाही की और कहानी सरकारी बेपरवाही के चलते बर्बाद होते अस्पतालों की। पहली बारिश के बाद तालाब बन चुका ये अस्पताल बिहार के कैमूर का है। बारिश के बाद अस्पताल के अंदर गंदे नाले का पानी मरीजों के वार्ड तक में भर गया है। बार बार शिकायत के बाद भी प्रशासन ने अब तक मामले की सुनवाई नहीं की, जिसका आलम ये हो रहा है कि मरीजों की सुरक्षा के लिए साफ सुथरा रहने वाला अस्पताल अब नाले के गंदे और बदबूदार पानी से लबालब भरा है। अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र पर प्रशासनिक लापरवाही की अब ये दूसरी तस्वीर देखिए। कमरे के अंदर ठूस ठूस कर भरा ये भूसा इस बात की गवाही दे रहा है कि यूपी के बलिया का ये ANM सेंटर कितने लंबे समय से नहीं खुला होगा। ताला बंद इस ANM सेंटर से जहां गांव वालों को स्वास्थ्य सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वहां लोग अब अवैध अतिक्रमण कर भैंसों का चारा और फसल काटने वाली मशीनें रख रहे हैं। कोरोना काल में जहां स्वास्थ्य विभाग पर लोगों की सेहत सुधार की जिम्मेदारी होनी चाहिए, वहां गांव और शहर से आती ऐसी लापरवाही भरी तस्वीरें बीमार होते स्वास्थ्य सिस्टम की कहानी बयां कर रही है। कैबिनेट विस्तार की चर्चा के बीच पीएम मोदी की बड़े नेताओं के साथ बैठक। मंत्रियों से विभागों के कामकाज का पीएम मोदी ने लिया ब्यौरा। बैठक में जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत कई मंत्री मौजूद थे। अयोध्या में राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले का आरोपों से ट्रस्ट का इनकार। 15 मिनट के भीतर 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने का आरोप। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महामंत्री चंपत राय ने जारी किया बयान। कहा, जमीन मार्केट रेट से कम पर खरीदी गई है। पूरी पारदर्शिता के साथ जमीन खरीदी, बैंक में सभी रिकॉर्ड दर्ज है। श्री राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने वाले सुल्तान अंसारी ने एबीपी न्यूज से कहा, जमीन की खरीद फरोख्त में कोई हेराफेरी नहीं हुई। ट्रस्ट को जमीन मार्केट रेट से कम पर बेची है। कांग्रेस ने राम मंदिर के कथित जमीन घोटाले पर पीएम मोदी से मांगा जवाब। कहा, घोटाले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में SIT करे। राम मंदिर ट्रस्ट के कथित जमीन खरीद घोटाले पर सड़कों पर उतरी कांग्रेस। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के करीब महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। पुलिसकर्मियों पर लगाया मारपीट का आरोप। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। बीजेपी पर राम मंदिर निर्माण के नाम पर शुरू से ही भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान को एक और झटका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पशुपति पारस को एलजेपी के संसदीय दल के नेता के तौर पर मान्यता दी। बगावत के बाद पशुपति पारस का दावा। बोले, भाई की मौत के बाद पार्टी बिखर रही थी, मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं जोड़ा। चिराग चाहे तो पार्टी में बने रह सकते हैं। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस के 4 सांसदों के साथ अलग होने के बाद दिखा बदलाव। पटना में एलजेपी मुख्यालय पर पशुपति पारस के नाम के साथ लगा अध्यक्ष का साइन बोर्ड। पार्टी में बगावत के बाद चिराग पासवान चाचा पशुपति पारस से मिलने पहुंचे थे, लेकिन 20 मिनट बाद खुला घर का दरवाजा। 1 घंटे घर के अंदर इंतजार करने के बाद भी नहीं हुई मुलाकात। एलजेपी में फूट पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बड़ा बयान। बोले, ये चिराग पासवान की अनुभवहीन राजनीति का नतीजा है। अगर वो इंडिया के साथ चुनाव लड़ते तो इसकी नौबत ही नहीं आती। एलजेपी में टूट के बाद बिहार कांग्रेस में टूट के अटकलें तेज। सभी 19 विधायकों को पटना बुला सकती है पार्टी। एलजेपी में टूट पर बोले कांग्रेस नेता प्रेमचंद मिश्रा। कहा, जेडीयू पार्टियों को तोड़ने में लगी रहती है।
दिल्ली में यूपी को लेकर लगातार जारी मंथन के बीच फिर गरमाया अलग राज्य की मांग का मुद्दा। पूर्व बीजेपी सांसद गंगाचरण राजपूत ने उठाई अलग बुंदेलखंड की मांग। नवनिर्वाचित प्रधानों को दिलाई शपथ। आम आदमी पार्टी ने गुजरात की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। अहमदाबाद में पार्टी दफ्तर के उद्घाटन के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, अब बदलेगा गुजरात। गुजरात में बीजेपी विधायक दल की बैठक 8। कोरोना काल के दौरान की स्थिति की होगी समीक्षा। संभावित तीसरी लहर को लेकर भी चर्चा होगी। राजस्थान में बीएसपी से कांग्रेस में गए विधायकों के नाखुश होने की खबर। 6 में से 3 विधायकों ने बैठक की। मंत्रिमंडल विस्तार की उठाई मांग। कोलकाता में शुभेंदु अधिकारी की अगुवाई में बीजेपी विधायकों का प्रतिनिधिमंडल राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिला। कानून व्यवस्था और चुनाव बाद हिंसा का उठाया मुद्दा। राज्यपाल से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने कहा, मेरे खिलाफ 90% केस झूठे हैं। सीबीआई जांच की मांग करता हूं। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी आईपीएस तक को डरा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में लागू होगी वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। सीएम ममता बनर्जी ने किया ऐलान। सुप्रीम कोर्ट ने दिया था आदेश। धारा 370 को लेकर ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। कहा, धारा 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता और मांगे कमजोर हुई। हम बीजेपी को बंगाल बांटने नहीं देंगे। टूलकिट केस में पूर्व सीएम रमन सिंह और बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से राहत। कोर्ट ने एफआईआर पर लगाई रोक। पंजाब के पूर्वी सीएम प्रकाश सिंह बादल 16 जून को कोटकपुरा पुलिस फायरिंग केस में एसआईटी के सामने नहीं होंगे पेश। अकाली दल ने जांच को राजनीतिक बदला करार दिया। समाजवादी पार्टी के 25,000 के इनामी नेता धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार हुए। इटावा कचहरी में सरेंडर करने पहुंचे धर्मेंद्र यादव को पुलिस ने पकड़ा। पश्चिम बंगाल में कुछ ढील के साथ कोरोना कर्फ्यू 1 जुलाई तक बढ़ाया गया। बस, मेट्रो और लोकल ट्रेन सेवा बंद रहेंगी। दुकानें सुबह 7 से 11 बजे तक ही खुलेंगी। पर्यटन और संस्कृति मंत्रालय ने कल से सभी राष्ट्रीय स्मारकों को खोलने की इजाजत दी। कोरोना नियमों का पालन करना जरूरी होगा। दिल्ली के एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल। आज से शुरू होगी स्क्रीनिंग। अभी तक 12 से 18 साल के बच्चों पर चल रहा था ट्रायल। कोरोना की वैक्सीन बनाने वाली स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को सौंपी गई। 64 सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। देश में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट डेल्टा ने अपना रूप बदला। वेरिएंट के नए रूप का नाम डेल्टा प्लस है। वैज्ञानिकों ने कहा, चिंता की बात नहीं। देश में धीमी पड़ी कोरोना की रफ्तार। 74 दिन बाद 24 घंटे में 70,421 नए केस सामने आए। 3,921 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक 25 करोड़ 48 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई गई। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 131 नए मरीज मिले। 16 लोगों की मौत। दिल्ली में अब सिर्फ 3,226 एक्टिव केस। संक्रमण दर घटकर 0.22% हुई। मुंबई में 24 घंटे में कोरोना के 529 नए मरीज सामने आए। इलाज के बाद 725 लोग ठीक होकर घर लौटे। 19 लोगों की मौत हुई। कोरोना की दूसरी लहर में मुंबई के धारावी इलाके में पहली बार एक भी कोरोना का मरीज नहीं मिला। बीएमसी और प्रशासन ने कहा, बड़ी उपलब्धि। मुंबई में बीएमसी ने जारी किया आदेश। वैक्सीनेशन सेंटर पर राजनीतिक पार्टी के पोस्टर लगाने पर रोक। पोस्टर लगाने पर होगी कार्रवाई। होटल इंडस्ट्री पर कोरोना लॉकडाउन की मार। मुंबई में 5 स्टार होटल हयात रिजेंसी के ऑपरेशन बंद करने का फैसला। हजारों की संख्या में लोग बेरोजगार हुए। फैसले के खिलाफ कामगार संगठन ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हरियाणा में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के लिए लड़ाई की तैयारियां तेज। आज से राज्य में शुरू होगा सीरो सर्वे। बच्चों और किशोरों को किया जाएगा शामिल। यूपी में एटा के जलेसर से बीजेपी विधायक संजीव दिवाकर के स्वागत में उड़ी कोरोना नियमों की धज्जियां। टुंडला रेलवे स्टेशन पर बिना मास्क दिखे सैकड़ों समर्थक। नेताजी गले मिलते नजर आए।
यूपी में दुकान, मकान या जमीन खरीदने से पहले डीएम को आवेदन देना जरूरी। नए प्रस्ताव की कैबिनेट की मंजूरी। खरीद फरोख्त में रजिस्ट्री के लिए स्टाम्प शुल्क को डीएम ही तय करवाएंगे। यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव की तारीखों का ऐलान। 15 जून से 3 जुलाई के बीच होंगे चुनाव। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। बिहार के सुपौल में फिल्मी अंदाज में प्रेमी के घर पहुंची प्रेमिका। भरी पंचायत में सुनाई फेसबुक से शुरू हुई प्यार की दास्तान। पंचायत ने शादी पर मुहर लगाई। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में लगी आग। फायर ब्रिगेड की 6 गाड़ियों की मदद से 4 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। आग बुझाने के दौरान 2 फायरकर्मी जख्मी। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हरसोरिया हेल्थ केयर कंपनी में लगी भीषण आग। 4 कर्मचारियों के झुलसने की खबर। आगरा में खेलते वक्त बोरवेल में गिरे 4 साल के मासूम को बचाया गया। 9.5 घंटे तक एनडीआरएफ और सेना के साझा रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद शिवा पूरी तरह सुरक्षित। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। केरल की मुस्लिम लीग की याचिका में केंद्र सरकार सीएए लागू करने की कोशिश का आरोप लगाया गया है। देश में 6 महीने में सबसे ज्यादा महंगाई। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से मई में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% पर पहुंची। महीने भर में खाने वाले तेल के दाम 31% बढ़े। थोक महंगाई दर में भी जबरदस्त बढ़ोतरी। पेट्रोल, डीजल के दाम और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची। मई 2020 में 0 से 3.37% नीचे थी। एशियाई फुटबॉल कप क्वालिफायर्स में अफगानिस्तान के खिलाफ 3 अंक बटोरने के इरादे से उतरेगा भारत। दोहा में भारतीय टीम का अफगानिस्तान से आज मुकाबला। शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को हराने के लिए कंप्यूटर की मदद ली गई थी। ज़ीरोधा के को-फाउंडर निखिल कामत ने किया खुलासा। सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए तो मांगी माफी। अभिनेता और बीजेपी सांसद रवि किशन ने सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को लिखी चिट्ठी। भोजपुरी फिल्मों में अश्लील कंटेंट पर रोक लगाने की मांग की। मुंबई में जन्मदिन पार्टी के दौरान ड्रग्स इस्तेमाल करने के आरोप में पुलिस ने अभिनेत्री नायरा शाह और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। कोर्ट ने जमानत दी। महंगाई के मोर्चे पर डबल झटका लगा है। पेट्रोल, डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वहीं महंगे ईंधन के कारण थोक महंगाई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। पेट्रोल, डीजल की बढ़ती कीमतों और मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ने से थोक महंगाई दर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। सोमवार को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की ओर से जारी किए गए थोक महंगाई दर के आंकड़ों के मुताबिक मई में थोक महंगाई दर 12.94% पर पहुंच गई है, जबकि मई 2020 में WPI आधारित थोक महंगाई दर -3.37% रही थी। ये लगातार 5वां महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई बढ़ी है। अप्रैल 2021 में ये 10% की सीमा पार कर 10.49% हो गई थी। जो RBI की अपनी अपर लिमिट है उससे 6% से ऊपर इन्फ्लेशन आया है, तो अपने आप में काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट इशू बन के उभरेगा। PhD चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते उद्योग की लागत बढ़ी है, जो घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कंपटीशन को प्रभावित कर रहा है। PHDCCI के अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने कहा है कि हम सरकार से कीमतों को तर्कसंगत बनाने और बढ़ती महंगाई को रोकने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों को GST के दायरे में लाने की अपील करते हैं। थोक महंगाई दर के साथ ही खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से खुदरा महंगाई दर भी बढ़ गई है। मई महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 6.3% पर पहुंच गई है, जबकि अप्रैल में ये 4.23% थी। ये महंगाई दर भारतीय रिजर्व बैंक के संतोषजनक स्तर से भी ऊंची है। सरकार ने RBI को खुदरा मुद्रास्फीति 2% घट बढ़ के साथ 4% पर बरकरार रखने की जिम्मेदारी दी हुई है। रिटेल इन्फ्लेशन रेट बढ़ने की मुख्य वजह है जिस तरीके से कच्चे तेल में बढ़ोतरी हो रही है निरंतर, उसका एक दूरगामी प्रभाव पड़ रहा है। और इस कमोडिटी के प्राइस बढ़ने से, क्योंकि डीजल खासतौर से बहुत से सामान की ढुलाई में, ट्रांसपोर्टेशन में, लॉजिस्टिक में इसका खर्च होता है,
और ये हर उत्पाद, हर प्रोडक्ट पे इसका एक बड़ा कुप्रभाव पड़ता है अगर ये प्राइस बढ़ रही है। बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष ने मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि थोक महंगाई दर 12.94% पर पहुंचने की वजह तेल की कीमतों में 37.61% की बढ़ोतरी है, जबकि खुदरा महंगाई दर 6.3% पहुंचने के पीछे दाल की कीमतों की महंगाई दर 9.39% और खाने के तेलों की कीमत 30% बढ़ना है। ये इस सरकार के आर्थिक प्रबंधन के उच्च मापदंडों का नमूना है। सरकार पहले ही कह चुकी है कि कोरोना संकट के दौरान तेल की कीमतों पर लगाम लगाना फिलहाल उसके बस में नहीं है, क्योंकि गरीबों के लिए तमाम मुफ्त योजनाओं का बोझ उसके खजाने पर बढ़ चुका है। ऐसे में अभी लोगों को महंगाई डायन के प्रकोप से खुद ही जूझना होगा। महंगाई पर बात करने के लिए हमारे साथ दिल्ली की सब्जी मंडी से हैं संवाददाता अंजलि सिंह और मुंबई के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद है सत्यम सिंह। हम दोनों रिपोर्टरों के पास चलें, उससे पहले चलते हैं हमारे आर्थिक मामलों के संवाददाता पीयूष पांडे के पास। पीयूष, सरल शब्दों में बताइए कि आखिर थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दरें क्या हैं और किस तरह से ये आम लोगों को प्रभावित करती हैं? जी, अगर देखें तो जो हम लोग सीपीआई बोलते हैं वो रिटेल इन्फ्लेशन कहा जाता है, जो कि पिछले महीने 4.23 से बढ़ के अभी 6.3% हो गया, जो कि खुद में 6 मंथ हाई है। अगर देखा जाए तो आरबीआई जो कि जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि आपको जो है इन्फ्लेशन 4% पे कंटेन करना है, ±2% करना है, तो उनके अपर बैंड 6% से भी ऊपर इस बार का महंगाई आया है। और ये इन्फ्लेशन जो ऊपर जा रहा है, इसका जो खास वजह है, वन बेसिक सबसे बड़ा जो फैक्टर इसमें है वो है क्रूड ऑयल प्राइसेस। पिछले साल यदि मई जून की तुलना में हम देखें तो क्रूड ऑयल प्राइसेस का रेट मोर देन डबल हो गया है। अभी पिछले साल ये क्रूड ऑयल $30 के आसपास हुआ करता था, 30 से 40 के अंदर हुआ करता था, अब ये $72 पर बैरल हो गया है। इसके वजह से इंडिया में भी क्रूड ऑयल प्राइसेस के बढ़ने की वजह से सारे पेट्रोल और डीजल का प्राइसेस बढ़ गया। कई शहरों में ये 100 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। दूसरा एक एडवर्स समर सीजनैलिटी बोलते हैं, जिसके वजह से यदि इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो आउटपुट कॉस्ट भी बढ़ता है, महंगाई भी बढ़ती है। तो ये कहा जा रहा है दूसरा फैक्टर महंगाई को बढ़ाने में। जी शुक्रिया पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हमें सरल शब्दों में पीयूष ने बताया कि थोक महंगाई दर और खुदरा महंगाई दर का मतलब क्या है और ये किस तरह आम लोगों पर असर डालता है। आइए एक बार फिर प्रतिमा के पास चलते हैं, वो बताएंगी कौन सी चीजें हैं जिनके दाम पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। प्रतिमा, महंगाई क्यों बढ़ी है, खासकर पिछले 1 महीने में किन चीजों के ज्यादा बड़े दाम, हम आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वो दाम जो लगातार बढ़े और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें ईंधन तेल, खाद्य तेल, दाल, फल, अंडा, सॉफ्ट ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर अब अप्रैल से मई महीने की बात करें तो इस बीच ईंधन तेल के दाम 38% बढ़ गए हैं। यानी जो आप देख रहे हैं करीब करीब हर दिन 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी तेल के दामों में हो रही है। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे 38% इजाफा हो गया है कीमतों में। खाद्य तेल की अगर बात करें तो इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है 1 महीने में। यानी जो तेल आपको 100 रुपए में 1 लीटर पहले मिल जाता था, अब उसके लिए आपको 130 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। दाल की बात करें तो ये भी 10% महंगी हो गई है। फल की बात करें तो 12% की महंगाई इसमें देखी गई है। अंडा 15% महंगा हो गया है। सॉफ्ट ड्रिंक 15% महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्ट में भी 12% महंगाई देखी जा रही है। यानी कुल मिलाकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। शुक्रिया प्रतिमा। और चलिए अब अंजलि का रुख कर लेते हैं। दिल्ली की आजादपुर सब्जी मंडी से हमारी संवाददाता अंजलि सिंह जुड़ी हुई है हमारे साथ। अंजलि, देखिए अभी एक बड़ा मुद्दा बन गया है क्योंकि आम लोगों के लिए ये मुश्किलें बढ़ा रहा है। आप सब्जी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं, क्या आप कुछ लोगों से वहां बात कर सकती हैं, उनकी राय जान सकती हैं? जी देखिए, आपको यहाँ पर जो सब्जी विक्रेता है उनसे ही बात करा देते हैं। हालांकि अभी बात करें महंगाई की तो यहाँ पर दरअसल दिक्कत अलग है और यही लोग बताएंगे कि कितना फर्क आया है। सब्जियों के दाम में कुछ फर्क आया है, महंगाई का कोई असर पड़ रहा है? नहीं, महंगाई का असर नहीं। क्या अभी आप लोगों का कैसा काम चल रहा है? पिछले हफ्ते से अभी कितने का दाम बढ़ा है या कोई फर्क आया है? माल महंगा है, बिक्री नहीं है। नहीं है। कितना असर कितना देखने को मिला है भैया? पहले से कुछ आराम है, बाकी तेजाई तो है ही है माल में। हाँ जी। क्या लॉकडाउन वगैरह की वजह से काम कम है? हाँ, लॉकडाउन की वजह से पब्लिक दिल्ली से भाग गई अपने अपने घर, कोई भी नहीं है यहाँ पे, इसलिए माल कम बिक रहा है, तो इनकम भी कम है पब्लिक की।
कारण मंडी में भीड़ भाड़ भी कम है। देखिए, अब आपको ये आज़ादपुर मंडी में सब्जी विक्रेता हैं। दरअसल यहाँ पर दिक्कत जो है वो ये है कि हमने जैसे एपीएमसी से जो सब्जी के मॉडल रेट जो कहते हैं कि अधिकतम और न्यूनतम रेट के बीच के जो रेट होते हैं, एवरेज रेट जिनको कह सकते हैं, वो उनमें बहुत ज़्यादा फर्क अभी देखने को नहीं मिला है। हालांकि ईंधन के दाम बढ़ने का फर्क पड़ेगा, ये आड़तियों का भी कहना है। लेकिन चूंकि लॉकडाउन था और अभी तक चीज़ें बंद थी, बहुत सारे आड़ती जो हैं या सब्जी विक्रेता जो हैं वो अपने घरों या अपने गाँव की ओर चले गए थे, क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस भी है कि इतने ही शेड खुल सकते हैं या इतनी ही दुकानें एक दिन में लग सकती हैं। और बहुत सारे रेस्टोरेंट जहां पर इन चीजों की डिमांड होती है, चलना बहुत जरूरी वो है, सारी क्योंकि जगह पेट्रोल भी पंप पर वहां मौजूद है हमारे सहयोगी सत्यम सिंह। उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। सत्यम, ईंधन तेल की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इजाफा इसी में देखा गया है। एक महीने के भीतर 38% का इजाफा, सीधे सीधे जनता की जेब पर बोझ। जी प्रतिमा, बात करें तो मुंबई राज्य में भी लगातार पेट्रोल के दाम है बढ़ते जा रहे हैं। खास करके मुंबई में भी शतक पार कर चुका है। आप मीटर में देख सकते हैं कि आज का जो ताज़ा भाव पेट्रोल का 102 रुपये 58 है। इसके पहले कभी 100 पार किया नहीं था पेट्रोल का भाव। 1 लीटर पेट्रोल को लेने के लिए जनता को, आम जनता को 102 रुपये 58 चुकाने पड़ रहे हैं। अपने साथ में कुछ लोग हैं यहाँ जो सुबह पेट्रोल भरने। सर, पेट्रोल का दाम 102 हो गया है 58 कितना दिक्कत आपको करना पड़ रहा था? बहुत दिक्कत हो रही। पहले कितना भराते थे, अभी महंगाई की वजह से कितना? पहले 450-500 रुपये का भरते थे, अभी 150-200 रुपये का भरते हैं। बात करें तो पीछे भी कुछ लोग हैं। बात करें सर, 102 भाव हो गया, कितना महंगाई, कितना बड़ा फटका पड़ रहा है आपको? पहले कितना भराते थे, अभी पेट्रोल के भाव 102 हो गए। पहला 70-80 था, अभी ज़्यादा बढ़ गया। पहला कितना भराते थे, अभी कितना भराते, कितना आपको फटका बैठ रहा है इसका? आइडिया नहीं। जी, बात करें तो पेट्रोल का भाव है लगातार बढ़ते जा रहा है। मुंबई में पिछले कई दिनों से पेट्रोल को जो भाव है लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आम जनता को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना का पहला मार फटका बैठा था आम जनता को। दूसरी बात, पेट्रोल के लगातार लॉकडाउन के भाव में पेट्रोल के दाम बढ़ते हुए गए, उसके लिए आम लोगों को काफ़ी इसका दिक्कत का सामना पड़ रहा है। पहले जो लोग पेट्रोल के दाम पे इस वजह लाइन लगाते थे, पेट्रोल के लिए आते थे, भारी संख्या में भीड़ देखने मिलती थी, लेकिन पेट्रोल पंप का भाव बढ़ने की वजह से खाली दिख रहा है। बहुत शुक्रिया सत्यम आपका, अंजलि सिंह आपका और पीयूष पांडे आपका इन तमाम अपडेट्स के लिए। आरोप है कि राम मंदिर के लिए खरीदी गई जमीन में करोड़ों का घोटाला हुआ है, लेकिन मंदिर ट्रस्ट इससे इनकार कर रहा है। इस पूरे मामले का A to Z इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। अगर कोई घोटाले का मामला आता है तो दुर्भाग्यपूर्ण है। 15 मिनट में 2 करोड़ की जमीन को 18.5 करोड़ की होने का आरोप। और अब नया विवाद, जिसमें जमीन को वक्फ बोर्ड का बताया जा रहा है। जमीन के असली मालिक के पुरखों की तरफ से इस जमीन को वक्फ बोर्ड को दिया गया। एबीपी न्यूज के पास इस जमीन से जुड़े कागज मौजूद हैं। इस पूरे विवाद में हो रहे वार पलटवार के बारे में भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले इन कानूनी दस्तावेजों के मतलब को समझिए। एग्रीमेंट में विक्रेता के तौर पर बेचने वाले के नाम के आगे महबूब आलम, जावेद आलम, नूर आलम और फिरोज आलम का नाम लिखा है और खरीदने के तौर पर कुसुम पाठक और बाबा हरिदास उर्फ हरीश पाठक का नाम है। 2014 में 2011 का ही एग्रीमेंट इन्हीं लोगों के बीच रिन्यू किया गया, क्योंकि विवाद कोर्ट में होने की वजह से रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। 2017 में विवाद का निपटारा होने के बाद कुसुम पाठक और बाबा हरिदास उर्फ हरीश पाठक के नाम पर रजिस्ट्री हुई। 2019 में 2 करोड़ की कीमत पर फिर से जमीन बेचने की प्रक्रिया शुरू हुई। 2019 में कुसुम और हरीश पाठक का सुल्तान अंसारी समेत 8 लोगों के साथ रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होता है। जमीन की कीमत 2 करोड़ लगाई जाती है। 16.5 करोड़ का चूना लग गया। कुसुम पाठक और हरीश पाठक ने ये जमीन बेची। खरीदने वाले हैं सुल्तान अंसारी और उनके साथ रवि मोहन तिवारी। एग्रीमेंट के दौरान सुल्तान अंसारी के साथ लिखे 8 लोगों के नाम रजिस्ट्री के दौरान गायब हैं और रवि मोहन तिवारी नया नाम डील से जुड़ जाता है।
जमीन की कीमत है 2 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:10 पर इसकी रजिस्ट्री हुई। गवाह हैं अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। इसके ठीक 15 मिनट बाद सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी ने इसी जमीन को बेचा। खरीदार है राम मंदिर ट्रस्ट। जमीन की कीमत है 18.5 करोड़ रुपए। 18 मार्च को 7:25 पर ये रजिस्ट्री हुई। इसके गवाह भी वही दोनों हैं, अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा। बस इसी आखिरी 2 सौदों को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। आपके ट्रस्ट के सम्मानित सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के मेयर को मालूम था कि इस जमीन की कीमत 2 करोड़ रुपए है, क्योंकि जमीन खरीदी में वो गवाह हैं और जमीन बेचे जाने में भी वो गवाह हैं। दुनिया के किसी हिस्से में 5-5.5 लाख रुपए प्रति सेकंड जमीन महंगे होते कभी आपने देखा है क्या? 3 करोड़ 30 लाख रुपए प्रति मिनट जमीन महंगे होते हुए कभी आपने देखा है क्या? तो ये मिलकर सहमति बनी कि पाठक अंसारी को ये जमीन बेच दे। और ये एग्रीमेंट क्योंकि 2 करोड़ का था उस समय के बाजार भाव का, इसलिए ये सौदा 2 करोड़ में हो गया। ट्रस्ट ने सर्वे किया। जब से राम मंदिर का फैसला आया है और जब से नई अयोध्या बनने का उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है, तब से वहाँ जमीनों के भाव बढ़े हैं। इस भूमि पर 2011, 2017 और 2019 में भी अनेक प्रकार के अनुबंध हुए, भिन्न भिन्न पक्षों में हुए, परंतु वो कभी मैच्योर नहीं हो पाए। हमने इस पूरे केस को स्टडी किया और ये भूमि जितना क्षेत्रफल है उसकी तुलना में इस भूमि का मूल्य 1423 रुपया प्रति स्क्वायर फीट है, जो मार्केट वैल्यू से बहुत थोड़ा है। पूरे मामले की पड़ताल करने पर एबीपी न्यूज अयोध्या पहुंचा और जमीन से जुड़े लोगों से बात की। महमूद आलम साहब अध्यक्ष हुए और वो देख रेख करते रहे। वो 1994 में उनकी मृत्यु हो जाती है। उनके मृत्यु होने के बाद उनके 4 लड़के थे। उस खतौनी पे अपना नाम वास्तन दर्ज करा लिया और वास्तन दर्ज करा के ये ज़मीन कुसुम पाठक महफूज आलम को 2017 में बनामा कर दिया। जो कि वफ़ जो ज़मीन एक बार हो जाती है उसका एक सिस्टम है, एक विधिक है कि वन से वफ़ ऑलवेज वफ़। जो प्रॉपर्टी एक बार वफ़ में हो जाती है वो जब तक दुनिया है कायम है तब तक वो उसका स्टेटस बदला नहीं जा सकता। वो वफ़ की ही ज़मीन रहेगी और वफ़ ही माना जाएगा। पहली बात तो हम इस बात का बहुत खंडन करते हैं, इस बात को बिल्कुल सरासर गलत साबित करते हैं कि कोई भी ज़मीन जो है 5 मिनट में 2 करोड़ से 18.5 करोड़ रुपये नहीं हो सकती, और न ही ज़मीन है न तो इस तरह से किया गया है। इस ज़मीन का विवाद वह बोर्ड से चल रहा था, जबकि वह बोर्ड ने बिल्कुल लिखित रूप से बाद में जब मुकदमे के दौरान उन्होंने लिख के दिया कि यह ज़मीन वह बोर्ड की नहीं है। उन्होंने बाकायदा एक वो लिख के दिया है, वो हमारे पास मौजूद है, उसका भी विवरण। कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पेंच इसकी खरीद फरोख्त को लेकर है और मामला करोड़ों भक्तों की आस्था से जुड़े राम मंदिर का है। इसलिए वार पलटवार, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर अभी काफी लंबा चलने वाला है। सवाल ये कि क्या राम भक्तों के पैसों की बंदरबाट हुई या फिर ये आरोप है सच्चाई नहीं। और ये खबर है एक ऐसे मुद्दे से जुड़ी जिसका सीधा सरोकार आपके और हमारी जिंदगी से। अब बात महंगाई की करते हैं। महंगाई के मोर्चे पर डबल झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल और खाने पीने की चीजें महंगी होने से देश में रिटेल महंगाई 6 महीने के सबसे ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। वहीं महंगे ईंधन के कारण थोक महंगाई भी रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच चुकी है। महंगाई किस तरह आम लोगों पर असर डाल रही है, प्रतिमा से जानते हैं कि वो कौन सी चीजें हैं जिनके दाम पिछले 1 महीने में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। महंगाई क्यों बढ़ी है, खासकर पिछले 1 महीने में किन चीजों की ज्यादा बड़े दाम, हम आपको टच स्क्रीन के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए वो दाम जो लगातार बढ़े और लोगों को परेशान कर रहे हैं, उसमें ईंधन तेल, खाद्य तेल, दाल, फल, अंडा, सॉफ्ट ड्रिंक और ट्रांसपोर्ट शामिल है। अगर अब अप्रैल से मई महीने की बात करें तो इस बीच ईंधन तेल के दाम 38% बढ़ गए हैं। यानी जो आप देख रहे हैं करीब करीब हर दिन 20 से 30 पैसे की बढ़ोतरी तेल के दामों में हो रही है। हम पेट्रोल डीजल की बात करें तो उससे 38% इजाफा हो गया है कीमतों में। खाद्य तेल की अगर बात करें तो इसमें 30% की बढ़ोतरी हो गई है 1 महीने में। यानी जो तेल आपको 100 रुपए में 1 लीटर पहले मिल जाता था, अब उसके लिए आपको 130 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। दाल की बात करें तो ये भी 10% महंगी हो गई है। फल की बात करें तो 12% की महंगाई इसमें देखी गई है। अंडा 15% महंगा हो गया है। सॉफ्ट ड्रिंक
15% महंगा हो गया है और ट्रांसपोर्ट में भी 12% महंगाई देखी जा रही, यानी कुल मिलाकर आपकी जेब पर बोझ बढ़ गया है। शुक्रिया प्रतिमा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको खबर बता देते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में राजनीति रोज नई करवटें ले रही है। बीजेपी टीएमसी को और टीएमसी बीजेपी को घेर रही है और इस हमले के लिए अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कश्मीर से 370 हटाए जाने को लेकर दिग्विजय सिंह के मामले पर अभी बवाल थमा भी नहीं कि अब ममता ने 370 को बीजेपी के खिलाफ हथियार बना लिया है। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममता बनर्जी से जब बंगाल के बंटवारे की अटकलों पर सवाल किया गया तो ममता भड़क गई। केंद्रीय शासित अंचल माने कि काश्मीरेर मतो मुख बंद करे रेखे देওয়া, ताদের नजरबंदी करे रेखे देওয়া, ताদের मुख बंद करे रेखे देওয়া, ताদের अधिकार নেওয়া, তাদের সম্পত্তির অধিকার, তাদের বাঁচার অধিকার এবং বাংলাটাকে টুকরো টুকরো করে দিয়ে কার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট করব। কদিন আগে ইলেকশন হয়ে গেছে, এত বড় ধাক্কা খেয়েছে, এত বড় ধাক্কা খাওয়ার পরেও লজ্জা করে না। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी पर बरस रही थी तो दूसरी तरफ कानून व्यवस्था के मुद्दे पर उनकी शिकायत लेकर शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल दरबार में पहुंच गए। नहीं, ये सब अब छोड़ दीजिए। हम लोग आज 30 एमएलए को बुलाया, काफ़ी उत्साह ज़्यादा था, 50 एमएलए आ गया। हम लोग का साथ सब एमएलए टच में है, सब एमएलए एक साथ है। कोरोना के चलते राज्यपाल से मिलने की इजाजत सिर्फ 30 विधायकों को दी गई थी, लेकिन 50 विधायकों के पहुंचने पर बाकी 20 की परमिशन वहां पहुंचने के बाद ली गई। राज्यपाल से मुलाकात के दौरान कोरोना नियमों की भी धज्जियां उड़ी, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि आखिर बाकी 20 से ज्यादा विधायक क्यों नहीं पहुंचे? कहीं इनका भी तो बीजेपी से मोह भंग नहीं होने लगा है? मुकुल रॉय के रूप में ममता ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया है। आगे विधायकों को लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। बच्चों के वैक्सीन से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता देते हैं। दिल्ली के एम्स में बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल के लिए आज से 6 से 12 साल के बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी। भारत बायोटेक की वैक्सीन के ट्रायल के लिए ये स्क्रीनिंग की जा रही है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में अभी 12 से 18 साल आयु वर्ग के बच्चों का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है। आज से 6 से 12 साल के बच्चों का रिक्रूटमेंट शुरू किया जाएगा। रिक्रूटमेंट के बाद बच्चों की स्क्रीनिंग की जाएगी और क्लिनिकल ट्रायल में फिट पाए जाने पर ट्रायल में शामिल किया जाएगा। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है खत्म जो हुआ है सो 12 साल से एबव का हो गया है, उनका अब रिक्रूटमेंट नहीं हो सकता। जिनको अगर पार्टिसिपेट करना है तो 6 से 12 साल के उम्र के बच्चों का और 2 से 6 साल के बच्चों का रिक्रूटमेंट ये है। अगर कोई किसी को चाहिए पार्टिसिपेट करना तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या ईमेल से भेज सकते हैं। इस ट्रायल में बच्चों को उम्र के हिसाब से 3 ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें 12 से 18, 6 से 12 और 2 से 6 साल आयु वर्ग को शामिल किया गया है। इसके बाद 2 से 6 साल के बच्चों का ट्रायल होगा। इस ट्रायल में सिर्फ उन्हीं बच्चों को शामिल किया गया है जिन्हें कभी कोरोना संक्रमण नहीं हुआ है। साथ ही ऐसे बच्चों को शामिल नहीं किया जाएगा जिनके घर में कोई अभी संक्रमित है या फिर रहा हो, क्योंकि बच्चों के भी संक्रमित हुए होने की संभावना रहती है। इसलिए ट्रायल में शामिल होने के पहले ये चेक किया जाएगा कि कहीं शरीर में एंटीबॉडी तो नहीं है। कार्टून एकदम तैयार है। आप देखिए, आपने क्या देखा इस कार्टून में? किस तरह इरफान जी, कार्टून देख के तो ये समझ में आ रहा है कि जब रेलवे को घाटा हुआ प्लेटफॉर्म टिकट की बिक्री ना होने पर तो 1+1 का ऑफर देने लग गए, लेकिन उसके बाद में भी क्या हुआ? कमाई तो हो नहीं पाई ना। देखिए, इसीलिए ये आइडिया दे रहे हैं सज्जन खड़े होकर के। आइडिया ये है कि यात्रियों को अगर प्लेटफॉर्म का टिकट उनके टिकट के साथ में ही दे दिया जाए तो कैसा रहेगा, उनको एक कंपलसरी कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये है कि खरबूजा अगर छुरी पे गिरे और छुरी खरबूजे पे गिरे तो बात तो एक ही होगी ना। बात तो एक ही है, बिल्कुल। जेब तो कटेगी यात्रियों की। हमारी मास्टर क्लास इस बार फिर गुरुवार को शुरू होगी। आपको अपनी एंट्रीज लगातार हमको भेजनी है और मास्टर क्लास में शामिल होना है। देखिए, हमारा ईमेल आईडी नीचे दिखाई दे रहा है, उस पर आपने एंट्रीज को भेजते रहिए। शुक्रिया इरफान जी। तो आप अपनी तैयारी कर लीजिए, गुरुवार को होगी इरफान जी की मास्टर क्लास है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।